राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव यानी पियाजे के परिप्रेक्ष्य से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन यानी नई सूचनाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज यानी जो आपका मौजूदा ज्ञान है उसमें नई सूचनाओं को शामिल करना क्या कहलाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के कि इनमें आप कितना भी समझा लीजिए जीवन पर्यंत तक कंफ्यूजन लोग बना लेते हैं या तो गलती कर देते हैं एंड मोमेंट पे। इनको बहुत जरूरी है कि ठीक से पढ़ना और लैंग्वेज को समझ पाना कि कहना क्या चाह रहा है। अगर कुछ हम टर्म्स यूज करते हैं एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के लिए, वो एग्जाम टाइम के लिए होते हैं कि आप मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट ये वो यूज कर लेंगे, उससे क्या होगा वो आपका वहां टाइम बच जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी पेपर में अगर आप बहुत कम समय में तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज जरूरी क्या है कि आप लैंग्वेज समझेंगे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो अगर हम इसकी बात करें, देखना कितने लोग आंसर दिखाना इसमें। सी ऑप्शन कह रहे हैं 53% लोग। चलिए बच गए आप लोग, सही उत्तर दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो एज इट इज भी पूछा जा चुका है। इसी में हल्की सी लैंग्वेज अगर चेंज कर दी होती तो अभी आंसू आ जाते कई लोगों के, ठीक है ना। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, जो भी नई इंफॉर्मेशन है उसको अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग स्कीमा में, मान लीजिए मेरे ब्रेन में एक प्रीवियस नॉलेज एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें एक और चीज मैंने ऐड कर दी कि भैया नई तरह का फोन आया है जो फोल्ड हो सकता है, ऐड कर दी एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इसको एसिमुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? आत्मसातीकरण कहते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देखो जब चेंज होगा नई इंफॉर्मेशन के आने से जो चेंज होने वाला है, हालांकि चेंज इस सिनेरियो में भी होता है क्योंकि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हो रही होती हैं, बट क्योंकि हमें मेन मुद्दा आंसर पकड़ना है तो इस हिसाब से देखेंगे जैसे ही कोई भी चीज ऐड हो रही है और चेंज होना नहीं दिखाया, एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड कर ली तो एसिमुलेशन है, जब बात ऐड करने की है। लेकिन इस ऐड होने से अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा चेंज हो रहा होता, जो हो अभी भी रहा है क्योंकि ये दोनों प्रोसेस चलती साथ में है अगर देखा जाए तो उस केस में क्या है, चेंज नहीं लिखा है यहाँ पे कि चेंज हुआ है कुछ, या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिससे परिवर्तन की, एडजस्टमेंट की, मॉडिफिकेशन की, चेंज की संभावना दिख रही हो, जस्ट ऐड किया है। ठीक, तो ये आत्मसातीकरण है। अगर यहीं एडजस्ट करके कुछ किया होता तो एकोमोडेशन हो जाता। एकोमोडेशन यहां नहीं होगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसमें जस्ट ऐड किया और कुछ उन्होंने वहां नहीं लिखा, तो आपको इस लैंग्वेज पे जाना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मीना के बारे में क्वेश्चन है। देखिएगा मीना क्या कह रही है। मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स। मीना एक बच्ची है जो शब्दों का इस्तेमाल करना सीख रही है, जैसे एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। और अब उनको समझ में आया है कि जब हम एप्पल बोल रहे हैं या जब हम पेन बोल रही हूं मैं, तो रॉकेट जैसी इमेज बन जाएगी, है ना। मेरी ड्राइंग इतनी ही प्यारी है। तो पेन मतलब वर्ड्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं वाटर बॉटल बोल रही हूं तो बॉटल का कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इन शब्दों से ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं, यानी सिंबॉलिक थॉट बच्चे में आया है ना। तो शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। लॉजिकली रीजन करने की कोशिश कर रही है, अभी कंजर्वेशन आया नहीं है, दैट मींस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो नहीं होगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इन, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है। इसके 2 रीजन है ना। इसमें ये कंफ्यूज कर सकता है कि अब तर्क करने लगी है। अब इस तर्क करने लगी है को आप ये मत समझ लीजिएगा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, क्योंकि सिर्फ तर्क करने लगी है नहीं लिखा है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे में बिल्कुल 2% का भी तर्क नहीं होगा प्री ऑपरेशनल में। भाई थोड़े बहुत चीजें तो वो भी पूछता ही होगा ना, क्वेश्चंस तो वो करने ही लगता है। ठीक, तो लेकिन संरक्षण नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। दूसरा, शब्दों का प्रयोग करने लगी है वस्तुओं के लिए, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई है। तो आपको मेजरली समझना है कि क्वेश्चन आपको किस तरफ ले जाना चाहता है। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी संभावना है कि आज आप यहां हैं लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं, आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ये इसी को ZPD कहते हैं कि संभावना है कि आपका विकास वहां तक हो सकता है। किसने इसकी बात की है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखो जेरोम ब्रूनर सबसे ऊपर लिखा है, उसका रीजन है, अभी बताऊंगी, पानी लेके आती हूँ। जेरोम ब्रूनर सबसे ऊपर लिखा है, उसका रीजन है आपको पागल बनाना चाहता है क्वेश्चन, है ना, आपको गुमराह करने के चक्कर में है क्वेश्चन। थैंक गॉड 77% लोग डी दे रहे हैं आंसर।
देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ ZPD की, तो ZPD की सीधी सीधी बात लेव वाइगॉस्की ने की है। अगर स्कैप फोल्डिंग पूछा होता तो आप जेरोम ब्रूनर कह देते, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि स्कैप फोल्डिंग पूछे और ब्रूनर की बात करे, क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बेशक था, जो प्रॉपर यूज इसका हुआ है वो वाइगॉस्की के द्वारा ही हुआ है। तो 99% केसेस में वाइगॉस्की की तरफ ही लेके जाएगा अगर स्कैप फोल्डिंग भी पूछा हो तो। लेकिन फिर भी जेरोम ब्रूनर ने क्योंकि स्कैप फोल्डिंग दिया था और वो भी वाइगॉस्की से संबंधित है, तो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने चिपका दिया जेरोम ब्रूनर। समझ पा रहे हो ना? तो आंसर क्या है? लेव वाइगॉस्की। और लेव वाइगॉस्की ही होगा स्कैप फोल्डिंग में, जब तक ये ना कहा हो ये टर्म किसने दिया है। टर्म दिया है किसने? ब्रूनर ने। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगॉस्की, यानी लेव वाइगॉस्की का मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत क्या होगा? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं को मिला जला के कुछ निकल के आएगा। समाज, संस्कृति, इनकी थियोरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कैसे समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चे का विकास होता है, यही कहती है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत की थियोरी जो है, ये विकास का सिद्धांत बेसिकली, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है, बस इसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात वाइगॉस्की नहीं करते, ये कौन करेगा? फ्रॉइड करेंगे। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, हाँ ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, इस बात को खूब प्रमोट करते हैं वाइगॉस्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, जेनेटिक्स पे, हेरिडिटी पे बिल्कुल फोकस इन्होंने नहीं किया। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्होंने अंडरमाइन किया है, या हम कहेंगे इसलिए इस थियोरी में इसका क्रिटिक भी है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना। लर्निंग इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं भाई कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि स्टेजेस की बात थोड़ी करते हैं, ये तो कह रहे हैं होता जा रहा है विकास कॉन्टिन्यूअसली। तो ये क्या हुआ? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसा वाइगॉस्की कहेंगे। ग्रुप बना के सीखो, आपस में कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे लर्निंग को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर हम बात करें एन एग्जांपल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम, जिसका कोई मतलब हो, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो बेसिकली, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करे, रचनात्मकतावाद इस पे फोकस करता है, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी रचनावाद से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। पहला ऑप्शन है रेगुलर इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस, यानी निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। जी नहीं, है ना। इससे क्या होगा? इससे कोई मीनिंगफुल नहीं होगा, इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा सिर्फ। वर्बल पनिशमेंट, पनिशमेंट देने का अधिकार सरकार दुनिया में आपसे छीन लिया गया है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी और आज के करिकुलम के द्वारा भी। यूनिफॉर्म रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, भैया रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, ठीक है ना। फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है अधिगम का आकलन, यानी समेटिव असेसमेंट, यानी जजमेंट के लिए, लेबलिंग के लिए एक तरह से अगर देखा जाए। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है? सीखने के लिए आकलन, फीडबैक कहाँ देने की जरूरत है बच्चों को, कहाँ वो इंप्रूव कर सकता है, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं कि बेहतर करा सकें। जब आप पूल में जवाब देते हैं, उद्देश्य ये थोड़ी है कि आपको पास या फेल बता देना है, उद्देश्य ये है कि यहाँ आपको काम करने की जरूरत है, आप मोटिवेटेड होने चाहिए उसके लिए। तो डी ऑप्शन है जो कि सही तरीका है, इससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी। आपका जब आकलन इस बात के लिए होगा कि अभी सीखना बाकी है, कैसे सीख रहे हैं, तो आप मोटिवेट होंगे उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थियरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास से पहले सिंबॉलिक लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। याद कीजिए कौन व्यक्ति है, सिंबॉलिक थॉट बाद में आएगा। शिवानी धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, यानी पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर सिंबॉलिक थॉट या लैंग्वेज आएगी बच्चे में। तो ये एकमात्र प्याजे हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि पहले डेवलपमेंट, बाद में लैंग्वेज या बाद में कोई और चीज, ठीक है ना, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पे ही इनका फोकस है। ये वाइगॉस्की तो ये कहेंगे टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एरिक्सन और बेंड्यूरा का यहाँ कोई लेन देन है नहीं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बात सिंबॉलिक थॉट की करते भी प्याजे ही हैं, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सिंबॉलिक थॉट देख के भी आप समझ सकते हैं। हालांकि हमारी ये अप्रोच नहीं रहती कि हम इतने शॉर्टकट में चलें, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कौन सा एक तरीका सही नहीं है लिंग रूढ़िबद्धताओं को डील करने के लिए क्लासरूम में। लिंग रूढ़िबद्धताएं क्या है? समाज में कुछ
कुरीतियां ही कहेंगे इनको। कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जो स्टीरियोटाइप बन गए हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ज्यादा बाहर जाने वाला काम नहीं करेंगी, एडवेंचरस काम नहीं करेंगी, स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी। ये क्या है? स्टीरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गए हैं। तो इनको एज अ टीचर आपको हटाना है ना। तो कौन सी एक प्रैक्टिस इफेक्टिव नहीं है स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए? इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती होगी, है ना। लाइक शेयर करना आज आप भूल गए, मैं मान रही हूँ, मैं थोड़ी सी शायद थकान महसूस हो रही होगी, बट मैं ऐसे तैयार होकर तो आई थी, बट नींद आ गई मुझे, ऐसे नहा धो के नींद आ गई। बट ठीक है, कोई नहीं। देखिएगा, काउंटर जेंडर बायस, एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी मैं अभी ताकि नींद खुल जाए मेरी। काउंटर जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात को चुनौती देना कि भैया लड़के और लड़की में क्यों फर्क कर रहे हो, क्या क्या दिक्कत क्या है, समस्या बताओ, है ना, समस्या बताओ। तो समस्या बताने पे तो अगले के दिमाग में समस्या आएगी नहीं, फिर वो कहेगा नहीं लड़के लड़की तो बराबर नहीं होते। कि बराबर कौन होता है? सारे लोग तो वैसे भी बराबर नहीं होते दुनिया में, है ना। बट इंसान है, इतना काफी होना चाहिए इक्वल होने के लिए। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये तो जेंडर बायस को अगर आप काउंटर करेंगे तो इससे एलिमिनेट होगा, हटेगा, ये सोच जो है ये खत्म होगी। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ये बात सही है। अगर आप लड़के और लड़कियों को क्लासरूम में अलग अलग बिठाते हैं तो आप क्या है, स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है कि स्टीरियोटाइप इससे खत्म हो जाएगा, बल्कि आप, हालांकि हमारा समाज शायद उतना इवॉल्व हुआ नहीं है, बट सच ये है कि आप इससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप में पता नहीं दोनों में क्या गड़बड़ है, आपको अलग अलग ही रखा जाएगा, है ना। अगर ध्यान नहीं जा रहा हो तो नॉर्मल इंसानों की तरह, दोस्तों की तरह ट्रीट मत करो एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये वो वाली स्थिति है। डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इससे तो बढ़ावा मिलेगा कि स्टीरियोटाइप खत्म हो, अगर डिस्कशन होना शुरू होगा तो। यूज ऑफ एग्जांपल्स व्हिच शो बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स। नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स कौन से होते हैं? कि लड़कियां भी पायलट बन सकती हैं, है ना, और लड़के भी कुक या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, जो कि स्टीरियोटिपिकल रोल बना दिया है। तो ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स, या इनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालने से भी खत्म होता है स्टीरियोटाइप। लेकिन